नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है आज मतदान दिवस। जी हां, देश के साथ छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के सबसे बड़ा त्योहार यानी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान हो गया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के दौरान बस्तर जिले में वोटिंग हुई। इस नक्सल प्रभावित इलाके में निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, सुलभ और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए अपने आदेश को दोहराया। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को लेकर कहा कि यह समय मतदाताओं को सही कदम उठाने का अवसर है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से घर से बाहर निकलकर पूरी ईमानदारी से वोट करने के साथ अपने मताधिकार के उपयोग करने की अपील की है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ की एक सीट पर वोटिंग हुई। इसके लिए 11 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। वहीं कुछ देर में बीजेपी नेता निशिकांत जी जुड़ेंगे, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अमित जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले बाबूलाल जी के पास जाते हैं। बाबूलाल जी, आज पहले चरण के चुनाव में यदि बात करें, बस्तर सीट भी शामिल रहा और वहां पर चुनाव हुआ, किस तरह से देखे? क्योंकि एक तरफ जो कवासी लखमा है कांग्रेस प्रत्याशी, वो कह रहे हैं कि डबल मार्जिन से जीतेंगे, वहीं जो महेश कश्यप है वो कह रहे हैं कि जनता पर मुझे पूरा भरोसा है। प्रत्याशी और पार्टियां अपने पक्ष में ही बयान देती हैं। विपक्ष के पक्ष में कोई बयान नहीं देता जी। ये तो स्पष्ट है। अब सवाल आता है कि कौन सा प्रत्याशी मजबूत होगा जी। ये जो है वहां के प्रदर्शन पर जाहिर होता है कि कवासी लखमा उस क्षेत्र में भी जाते आते हैं जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जी। उनकी पहचान, पकड़ और मिलने जुलने का जो तरीका है वो एक अजूबा तरीका है। बातचीत करने का, एक प्लेसमेंट करने का किसी शब्दों को और एक्शन करके बोलने का, जो आदिवासियों की का जो नेचर होता है, उस नेचर से जुड़े हुए तरीके से बात करने का जो तरीका उनका है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो उनको लोकप्रियता में इजाफा करता है। महेश कश्यप जो है वो अच्छे कैंडिडेट है जी। मजबूत भले ही न कहे जा सके लेकिन अच्छे कैंडिडेट है, उनकी भी लोकप्रियता है। अब सवाल सिर्फ इस पर अटका है कि बलिराम कश्यप परिवार, जिसके दिनेश कश्यप सांसद रहे थे, उनकी टिकट 2 बार काट दी गई, जिसका दर्द उन्होंने राजनाथ सिंह से पिछली बार जब वो आए थे राजनाथ सिंह, तो उन्होंने दर्द यूं बयां किया था कि मेरी टिकट इस बार भी फिर काट दी गई। राजनाथ सिंह ने उनको सांत्वना देते हुए कहा था कि कभी भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनके दिल में कचोट होगी तो उसका रिजल्ट बहुत सारा दूसरा सामने आ सकता है। दिल से काम नहीं करे। केदार कश्यप जरूर लगे हुए हैं क्योंकि वो मंत्री है और एक अच्छी पकड़ रखने वाले लोग हैं। देखिए बस्तर क्षेत्र में, जगदलपुर क्षेत्र में जो है वो बलिराम कश्यप का गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि जब आजादी के बाद चुनाव शुरू हुए तब से लेकर के और 1998 तक जो है यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ रहा है और इसको कांग्रेस के गढ़ के रूप में जानते थे। मानपूराम सेवड़ी यहाँ के नेता हुआ करते और उसके बाद जो है महेंद्र कर्मा नेता पैदा हुए यहाँ पे, जो निर्दलीय एक बार जो है 1996 में चुनाव जीत गए थे। उसके बाद जो है मानपूराम सोढ़ी को महेंद्र कर्मा ने हराया था निर्दलीय के रूप में, और बलिराम कश्यप उसके बाद 1998 से जो है वो एक अवतार के रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए। और बलिराम कश्यप का तो एक तरफा जो है उसके बाद राज यहाँ रहा। वो 98 में, 99 में, 2004 में, 2009 में लगातार सांसद बनते रहे। और उसके बाद उनकी जब मृत्यु हो गई, निधन हो गया, तब उनके पुत्र दिनेश कश्यप यहाँ जीते। और उसके बाद फिर जो है दिनेश कश्यप को टिकट नहीं मिली, रेदुराम कश्यप को टिकट दी गई तो बाजी पलट गई। फिर से कांग्रेस के हाथ में आ गई, दीपक बैज के हाथ में। आज वातावरण वहां जो है कांग्रेस के पक्ष में जो पुराना बना हुआ था वो फिर से बना हुआ दिखाई देता है। और फिर कवासी लखमा एक लोकप्रिय नेता है। उसके आधार पर आप अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के चुनाव में परसेंटेज आया है, जितना मैक्सिमम परसेंटेज वहां वोटिंग हुई है, उससे लगता है कि कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा उसमें भारी दिखाई देता है। हालांकि रिजल्ट हम नहीं दे सकते, रिजल्ट तो 4 जून को ही आएगा, लेकिन एक अनुमान कहा जा सकता है, अनुमान लगाया भी जाता है। उसमें लगता है कि 20 पड़ रहे हैं कवासी लखमा। और देखिए फिर आगे क्या होता है वो अलग बात।
ठीक है। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। अमित जी, जो प्रत्याशी है, प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो गई, ठीक है, 4 जून को रिजल्ट आएगा, लेकिन आपसे सवाल है कि कैसे देखते हैं जो आज वोटिंग हुई, किसके पक्ष में? देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि जब भाजपा के नेता कहा करते थे कि मोदी जी की सुनामी चल रही है, उस समय भी बस्तर की जनता ने हमारे कैंडिडेट दीपक बैस जी को सांसद बनाया था। तो मैं आपको बता दूं कि 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव है कविता जी, निश्चित तौर पे ये भारत देश के भविष्य का चुनाव है और एक एक वोट से जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके कहते हैं ना कि लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगी और आने वाले अपने भविष्य को सुनिश्चित करेगी। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 10 सालों से इस देश के संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम किया गया और इनके जिस प्रकार से सांसदों ने कहा कि अगर 400 सीट आती है तो हम संविधान बदल देंगे, तो ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव था। ये चुनाव देश को तोड़ने, दो विचारधारा का लड़ाई की चुनाव था, जिसमें एक देश को जोड़ना चाहती है और एक देश को तोड़ना चाहती है। और पिछले 10 सालों से जिस प्रकार से देश की आत्मा को जो जख्म दिया गया था, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे हमें पूर्ण विश्वास है आज जनता अपने मताधिकार के मलहम से निश्चित तौर पे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए अपना वोट हमको दी होगी। और देखिएगा, बस्तर ही नहीं, आज जो 102 सीटों में 21 राज्यों में जो चुनाव हुए, जिसमें से करीब कहते हैं ना 21 राज्यों में 16 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस और एनडीए गठबंधन कहीं आज पहले ही रण में हम आगे हो गए। ठीक है, हमारे साथ निशिकांत पांडे जी भी हैं। अच्छा, अभी बाबूलाल जी के पास चलेंगे। बाबूलाल जी, यदि देखा जाए तो अभी हाल ही में जो नक्सली हैं, सुरक्षा बलों ने नक्सली को मार गिराया, क्या इसका असर पड़ेगा क्योंकि बीजेपी सरकार में ही हुआ है? देखिए, उन्होंने बदला चुकाने के लिए, मेरी आवाज मुझे जी, मैं बोलती हूँ पीसीआर टीम को, जो उन्होंने कि जो लोग मारे गए हैं, 29 लोग मारे गए हैं, उसका बदला एक तरीके से जो एक जवान की मौत से लिया है जी। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि हमारी धमकियां यूं ही नहीं होती। और ब्लास्टिंग में जो है एक जवान की मौत हुई है, घायल हुए थे, उसके बाद उनकी मौत अभी खबर आ रही कि मौत हो गई। बिल्कुल, ये उन्होंने दिखाया तो कि हम मौजूद हैं, हम खत्म नहीं हुए हैं। और गृह मंत्री जो है केंद्र के, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम 2 साल के अंदर जो है नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। एक उत्साहजनक संतोष की बात है कि समाप्त कर दिया जाएगा। लोगों के मन में ये बात आती भी है कि बस्तर से शांति होनी चाहिए, उनको प्रभाव भी पड़ेगा। और वो ठीक चुनाव के पहले, मतदान के पहले ये बयान आया है, तो इसका भी बहुत सारा प्रभाव पड़ सकता है। और जहां तक सवाल है कि पार्टियां अपना काम अपने ढंग से कर रही हैं और पार्टियां ये चाह रही हैं कि वहां कुछ शांति हो, उससे ऊपर एक बात आई है कि नक्सलियों के बहिष्कार के आह्वान और धमकियों के बावजूद हाँ, धूप में नंगे पांव ग्रामीण पहुंचे मतदान केंद्र तक, ये बड़ी बात है जी। बेखौफ होकर चुनाव आयोग, सुरक्षा बलों और स्थानीय नेताओं और सभी पार्टी के नेताओं का ये बल है, ये ताकत है। और ये उनको प्रशंसा करनी चाहिए इन लोगों की। इन्होंने जागरूकता पैदा करने में बहुत बड़ा काम वहां किया। अभी तक की जो खबर है 63.41% जो है वहां पर तो मतदान हो चुका, जबकि पिछली बार जो है अंतिम मतदान गणना जो थी वो 63.16% थी। उससे ज्यादा जो है अभी हो चुकी है और निश्चित रूप से अंतिम आंकड़े जो है वो 4-5% बढ़ के आएंगे। ये एक उत्साहजनक बात है। बस्तर जैसे क्षेत्र में जहाँ नक्सलियों का गढ़ है, धमकियों के बावजूद भी ये परसेंटेज अगर आ रही है, ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। बिल्कुल। निशिकांत पांडे जी, आज बस्तर सीट पर चुनाव हुआ है, किस तरह से देखते हैं? हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी भी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। उनका कहना है कि मोदी जी की सुनामी में जब आप लोग बस्तर सीट नहीं जीत पाए, तो क्या कितना यकीन है मोदी जी की गारंटी पर कि जीत जाएंगे आप लोग? मेरी कविता जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। एक तो बात कह रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, ये बात निशिकांत जी, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए आप।
आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है जी, क्लियर आवाज नहीं आ पा रही है निशिकांत जी। यदि आप हो सके तो प्लीज नेटवर्क पे आ जाइए। आप तब तक नेटवर्क में आइए, तब तक मैं निशिकांत जी के पास चलूंगी, माफ कीजिएगा अमित जी के पास चलूंगी। अमित जी, महेश कश्यप जी कह रहे हैं कि हमको जनता पर पूरा भरोसा है, अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं। देखिए, अगर कोई कैंडिडेट कैसे बोलेगा कि मैं हार रहा हूं, उसको तो कहना ही पड़ेगा, उसको तो लास्ट तक कॉन्फिडेंस दिखाना ही पड़ेगा। तो फिर ये सवाल तो आपके प्रत्याशी पर सही बात है, जनता जनार्दन होती है। मैं वही चीज तो कह रहा हूं, उसी में आ रहा था कविता जी कि लोकतंत्र में तो जनता ही जनार्दन होती है और जनता ने जो फैसला कर लिया है, क्योंकि मैंने जैसा कहा ना, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये आगे की देश की दशा और दिशा को तय करने वाला चुनाव है, दो विचारधारा को तय करने वाला चुनाव है कि देश किस ओर जाना चाहता है। संविधान, जो लोग कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलेंगे उस ओर, कि संविधान को बचाने के लिए। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से इन्होंने जो भी वादे किए थे, जैसे अभी आपने कहा मोदी जी की गारंटी, तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा था इनके मैनिफेस्टो से आज भी अगर आप देखेंगे तो दो शब्द गायब है, महंगाई बढ़ती हुई, बोलते ना कमर तोड़ महंगाई, और रिकॉर्ड तोड़ रोजगार की कमी, ये दोनों गायब है। और जिस प्रकार से कविता जी, हमारे मैनिफेस्टो में तो रोटी कपड़ा और मकान है, इनके मैनिफेस्टो आप देखेंगे तो उसमें क्या रहता है, इनके आइडियोलॉजी में क्या रहता है, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, ये सब तो इनके मुद्दे रहते हैं। तो मैं तो कहता हूं ना कि ज्वलंत मुद्दों पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आप ज्वलंत मुद्दों पे बात करके चुनाव लड़ने आ जाइए, आपकी हिम्मत नहीं है लेकिन लड़ने की। और इन्होंने जो भी वादे किए थे, चाहे काले धन पे प्रहार का हो, चाहे लोकपाल का हो, 15 लाख अकाउंट में आने का हो, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का हो, महंगाई 100 दिन में कम करने का हो, एक भी वादे इन्होंने फुलफिल नहीं किए। इसलिए तो इनकी तकलीफ यही है कि आज ये जो आ रहा है उसको आन दीजिए। और जिस प्रकार से आप देखिए कि ये एक कहते हैं ना कि ये भ्रष्टाचार की सिर्फ बीजेपी के लोग बात करते हैं, लेकिन जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया था, चाहे वो अजीत पवार जी हो, अजीत पवार जी हो, चाहे दीगर लोग हो, सारे लोगों को तो इन्होंने ले लिया। अब तो देश की जी निशिकांत जी, अमित श्रीवास्तव जी का कहना है कि जब मोदी जी की सुनामी में जब बस्तर नहीं जीत पाए आप, और ये मेरा सवाल है कि क्या मोदी जी गारंटी पर कितना विश्वास है कि इस बार बस्तर जीत जाएंगे आप? 100% जीते हैं, लेकिन जो अमित श्रीवास्तव जी ने कहा कि संविधान बदलने वाले लोग, संविधान बदलने की तो हमने बात नहीं कही, लेकिन संविधान 104 बार बदल चुका है। संविधान के आत्मा में संशोधन किया गया देश को जेल में डाल के, लेकिन अमित श्रीवास्तव जी बताएंगे नहीं। रही बात वायदों की, आप देखिए जल जीवन मिशन से लेकर आयुष्मान भारत से लेकर पीएम आवास से लेकर कौन से काम ऐसे नहीं है जो जन हितैषी नहीं है, जिनका सीधा असर हितग्राहियों के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन बात बस्तर की करते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी प्रदेश में 3 महीने पहले चुनाव हुए हैं, ये सारे महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे लेके गए जनता के बीच में, लेकिन उसके बाद ईवीएम को ले आया कि ईवीएम हैक हो गया। अब महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से मैं अमित श्रीवास्तव जी से पूछना चाहता हूँ कि महंगाई की अगर बात करते हो आप मेरे भाई, एक चीज बताओ, 2004 से 14 के बीच में महंगाई दर क्या था? डबल डिजिट में था। आज महंगाई दर क्या है? 5 से नीचे है। लेकिन फिर भी अगर आपको महंगाई लगता है, मैं मानता हूँ कि और कम होना चाहिए, हमारा प्रयास भी है, लेकिन महंगाई दर का कंपेरिजन तो करो साहब। 3,10,000 करोड़ रुपया सिर्फ केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार को दिया 10 साल में, हफ्ते 10 साल में 85,000 करोड़ रुपया आया, लेकिन आप उनको भी चर्चा नहीं करते। विकास के आयाम क्या है? दादी से नाक मिला ना, आप सिर्फ ये कहते हो कि दादी से नाक मिलती वोट दे दो। नहीं, जन हितैषी कार्य करना पड़ता है, जनता के आकांक्षा के अनुरूप आपको आगे बढ़ना पड़ता है। सशक्त भारत की कल्पना है, विकसित भारत की कल्पना है। 16 से ज्यादा एम्स उन्होंने बना दिए, रेलवे हो, हाईवे हो, एयरवे हो, आप स्पीड देखिए, कामों की गति देखिए, लेकिन आपको देखना नहीं है। इसलिए प्रदेश की जनता और देश की जनता आपको मिट्टी में मिलाने के लिए दिया है, आपको वोट जनता नहीं देती। निशिकांत जी, अगर बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ में, आपको शानदार लैंडस्लाइड विक्ट्री मिला था। उस समय भी 2019 के चुनाव में आपको जनता ने 2 सीट दिया, हमको 9 सीट दिया। क्या करना होगा? ये है मोदी जी की गारंटी जी। लेकिन निशिकांत जी, अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि उनके घोषणा पत्र में रोटी कपड़ा मकान है, और बीजेपी के घोषणा पत्र मैनिफेस्टो से महंगाई और रोजगार गायब है। अरे महंगाई रोजगार गायब नहीं है, रोजगार की कल्पना आपको देखना पड़ेगा ना। ये लोग जबरदस्ती बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, फिर भी उसके परे हटा के मैं एक बात कहता हूँ कि अगर 11,11,111 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है भारत में, ये विश्व में नंबर 1 पे है, विश्व में दूसरे नंबर पे मोबाइल में पेंटिंग है,
विश्व में तीसरे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है। क्या बिना रोजगार के संभव है? इतनी तेजी से सड़कें बन रही है, 4 गुनी तेजी से, क्या बिना रोजगार के संभव है? विषय मात्र इतना है कि देखिए, परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को देश की जनता ने नकार दिया है, हर जगह से नकार दिया। जितनी परिवारवाद पार्टियां हैं आप देख लिए उठा के सीधे से, अकाली से, शिवसेना से, सपा से, बसपा से, सब जगह जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनको जनता ने नकारना शुरू कर दिया है। अब इन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में क्या है, घोषणा पत्र देख लो ना, मुस्लिम लीग की छवि दिखती है। मुस्लिम अपीलमेंट के कारण इनकी सभी जगह सरकारें गई है, आज भी इनकी तुष्टीकरण की नीति गई नहीं है। आप बताइए, अल्पसंख्यकों के लिए आप सोचते हो, बहुसंख्यकों के लिए कौन सोचेगा? आप अभी देखिए, मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ है, हमारे यहाँ तो जैन भी तो वो है, अल्पसंख्यक है, पंजाबी भी अल्पसंख्यक है, उनके लिए काहे नहीं पर्सनल लॉ बनाया गया? किस कारण से नहीं बनाया गया? किसने ऐसा क्यों नहीं सोचा? ये तो बात बताना पड़ेगा देश की जनता को। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है, कांग्रेस को नो है, बाय बाय कर दिया कांग्रेस को देश की जनता ने। हम पे आरोप लगाते हैं। जी कविता जी बिल्कुल। बाबूलाल शर्मा जी, क्या लगता है किसकी रणनीति जो है वो कारगर होगी, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी? देखिए, रणनीति तो बनाने में भारतीय जनता पार्टी से कोई जोड़ मार नहीं सकता जी। उन्होंने अपनी रणनीति बहुत मजबूत बनाई है और बिल्कुल सटीक बनाई है। उसका जवाब देने में कांग्रेस कोशिश कर रही है, उसकी बराबरी कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये भविष्य बताएगा। इसमें आप देखिए कि दोनों को अपना अपना, जनता पर तो हमें भी भरोसा है और सबको भरोसा है, दोनों कहते हैं। एक तरफ मोदी की गारंटी का मामला है, दूसरी तरफ न्याय पत्र का मामला है। ये दोनों में लड़ाई है। और न्याय पत्र में महिला, युवा, किसान, गरीब, ग्रामीण, आदिवासी, जनजाति, ओबीसी, इनको छुआ गया है जी। और उन्होंने एक बात कही, बेरोजगारी और महंगाई को महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है। और 1 लाख रुपए हम हर महिला को देंगे, जो 80 करोड़ की जनता होती है महिलाओं की जनसंख्या, उनको कैसे देंगे ये स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन 1 लाख देने की बात कही है। और मोदी की गारंटी में भी लगभग इन्हीं वर्गों को छुआ गया है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी के पिछले जो वायदे हैं उस पर चर्चा नहीं है। ये जनता के बीच में सोचने का एक विषय जरूर है, वो जनता किस तरीके से सोचती है, कांग्रेस के 1 लाख पर विश्वास करती है या मोदी की गारंटी पर विश्वास करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जो जनता के बीच में चल रहा है। जनता उस पर अपनी मीमांसा कर रही है, सोच रही है, चिंतन कर रही है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या हमको तीसरी बार मोदी जी को देना चाहिए या एक नया कॉन्सेप्ट पैदा करना चाहिए कि मोदी जी की सरकार बने, लेकिन विपक्ष भी इतना मजबूत हो कि मोदी जी अपनी मनमानी न कर पाए और सरकार चलाने के लिए उनको विपक्ष की जरूरत है। बिल्कुल बाबूलाल जी, एक सवाल ये है जी, विधानसभा में प्रजातंत्र के लिए बड़ी बात है, ये जी, प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी बात होगी जी। मोदी गारंटी जो है विधानसभा में तो काम कर गई, लेकिन अभी अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि जब बीजेपी कहती थी कि मोदी जी की सुनामी है, उस समय बस्तर नहीं जीत पाए, तो क्या इस बार बस्तर जीत पाएंगे मोदी जी गारंटी पर? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि कवासी लखमा जो है इस बार महेश कश्यप से 20 पड़ रहे हैं। लोकप्रियता का आधार हो, ये अनुमान है, मैं परिणाम नहीं दे रहा हूँ, परिणाम कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन जो अनुमान है वो ये है, उस क्षेत्र में कवासी लखमा लोकप्रियता के आधार में भी महेश कश्यप से 20 हैं। अपनी भाषा शैली, बोलने के तरीके और प्लेसमेंट जो होता है उनके, जो बातों का, उनके शब्दों का, उनके मजाकिया तरीके का, उनका बिंदास स्वभाव का, वो जो प्लेसमेंट है वो जनता को पसंद आता है। और नक्सल क्षेत्र जहां कोई भी नहीं जा पाता है, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कवासी लखमा उस क्षेत्र में किसी भी तरीके से मुंह छुपा के, चाहे मोटरसाइकिल से चाहे साइकिल से, वो जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को अपनी बात कह पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उस क्षेत्र में नहीं जा पाता। ये सबसे बड़ा जो है फर्क प्रत्याशियों के अंदर में है, उसका लाभ जो है वो कवासी लखमा को मिलता दिख रहा है। और निश्चित रूप से बस्तर में जो है, आप ध्यान से देखेंगे शुरू का इतिहास, ये वास्तव में बस्तर क्षेत्र जो है वो कांग्रेस समर्थित सीट रही है। आप देखिए ना, 1984 से लेकर के 1991 तक और 52 से लेके 52-57 से लेके 1984 तक कांग्रेस का सांसद बनता रहा है। और उसके बाद महेंद्र कर्मा निर्दलीय आए 1996 में, उन्होंने मनपुरम सोडी को हरा दिया। और उसके बाद मनपुरम सोडी का निधन होने के बाद में बलीराम कश्यप 1998 में निश्चित रूप से एक अवतार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आए
उसके बाद 98, 99, 2004, 2009 में बलीराम कश्यप रहे सांसद, और उसके बाद उनका बेटा दिनेश कश्यप आया। ठीक है। लेकिन 2 बार से उनको टिकट नहीं दी जा रही है। इसका खामियाजा ये हुआ कि कांग्रेस के दीपक बैज जो है वो जीत कर आए। आप देखिए, बलीराम कश्यप वो व्यक्ति हैं, जब जनसंघ हुआ करती थी तो सरगुजा में लरंग साय और मध्य क्षेत्र में लखीराम अग्रवाल और बस्तर क्षेत्र में बलीराम कश्यप ने जनसंघ का पाया जो है वो मजबूती के साथ रखा और जमीन खोजी, पैर रखने की जमीन खोजी। ये वो लोग हैं, इसलिए जो है इनका प्रभाव बहुत तगड़ा है। और ये मान के चलना चाहिए कि केदार कश्यप जो है इनके साथ लगे हुए हैं महेश, उनका पावर, महेश कश्यप की ताकत यही है। जी, अमित जी के पास चलेंगे। अमित जी, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि जो कांग्रेस की घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, और अभी निशिकांत जी ने भी कहा, आपने घोषणा पत्र का सवाल उठाया तो देखिए, एक चीज आपको बता दूं कि बीजेपी के लोग आधे समय सच को छुपाना और आधे समय झूठ को फैलाना के पैटर्न पे ही काम करते हैं। और जिस प्रकार से अभी हमारे सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता परिवारवाद पे बात कर रहे थे, है ना, तो रमन सिंह जी के बेटे को जब टिकट मिलती है तो परिवारवाद नहीं है, राजनाथ सिंह जी के जब बेटे को टिकट मिलती है तो परिवारवाद नहीं है, और वसुंधरा राजे की बेटे को टिकट मिलती है, जी के बेटे को टिकट मिलती है तो परिवारवाद नहीं है, पंकजा मुंडे को टिकट मिलती है तो परिवारवाद नहीं है, अनुराग ठाकुर को टिकट मिलती है तो परिवारवाद नहीं है। मतलब ये करें तो कहते ना, हम आम भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और ये कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। देखिए, एक तो इनकी नीति गलत है, इनकी नीयत गलत है, और जिस प्रकार से इन्होंने कहा था मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, अब देश की जनता कह रही है देश में चल रहा है फेक इन इंडिया। तो अब सारे सवालों का जवाब जनता जाएगी, जनता की अदालत में हम सब आ गए हैं कविता जी, और मुझे लगता है इस लोकतंत्र का। निशिकांत जी के पास चलेंगे। जी निशिकांत जी। देखिए, अगर हमारे श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बात कही, फेक इन इंडिया, इनका गठबंधन का नाम इंडिया, देश की जनता इनको फेंकने को तैयार है। दूसरा महत्वपूर्ण से जो कवासी लखमानी की बात हम लोग कर रहे हैं बस्तर में, मैं आपको पूरे विश्वास से कह रहा हूँ 1.5 लाख प्लस से हम वहां विजयी हो रहे हैं। आप फिर बस्तर और सुकमा मत देखिए, बीजापुर और सुकमा मत देखिए, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कुंडा गांव, नारायणपुर, ये सारे जगह परसेंटेज देखिए, वोट परसेंटेज। और अभी जो चुनाव हुए हैं उसके पहले 12 सीट इनके पास थी, सारंग इनके पास वो सीट चली गई गलती से, 12 विधायक थे इनके, आज इनके 4 ही विधायक है, हमारे 8 विधायक हैं। और जो सुनामी की बात करें, सुनामी में कई सारी सीटें हमें नहीं मिली, तमिलनाडु में सीट नहीं मिली, हमको केरला में नहीं मिली, लेकिन तब भी 303 पे हम पहुंचे ना, नहीं पहुंचे। बात ये नहीं है कौन सी सीट हम हार गए, लेकिन अभी विषय ये है कि बस्तर की जनता के दिल में मोदी जी बसते हैं, और ये इसलिए है कि उनका विकास के कार्यों को अंत्योदय के भाव से हमने आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प किया है, और वो काम हम लगातार कर रहे हैं, इसलिए देश की जनता हमको वोट करेगी। कितने वोटों से जीत रहे आपके प्रत्याशी निशिकांत जी? 1.5 लाख प्लस। आप लिख लीजिए, 4 तारीख को ये परिणाम आपको देखने को मिलेगा। मैं बस्तर क्षेत्र को लगातार कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अब मुझे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है वहाँ। कवासी लखमा जी के साथ कांग्रेसी नहीं खड़े हैं। आप दीपक बैजी का स्टेटस उठा के देख लो, एक दिन चुनाव प्रचार नहीं करने गए हैं, वो वर्तमान सांसद भी है, हमारे यहाँ भी वर्तमान सांसद है सुनील सोनी जी और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी उम्मीदवार हैं, दोनों एक साथ केंद्र में काम कर रहे हैं। ये होता है अनुशासन की बात। ठीक है, समय का अभाव है, एक लास्ट कमेंट लूंगी क्योंकि आपने बता दिया 1.5 लाख से आगे प्रत्याशी जीत रहे हैं। अमित जी, कवासी लखमा कितने वोटों से जीत रहे हैं? देखिए, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जनता के बीच उनको मालूम है जन्नत, उनको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, लेकिन दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। ठीक है, शायरी से आपने जवाब दे दिया। अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। ठीक है, समय का अभाव है, इसलिए यहीं पर डिबेट को रोकना होगा। निशिकांत जी आपका बहुत धन्यवाद, अमित जी आपका बहुत धन्यवाद, और बाबूलाल शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल के लिए बात छत्तीसगढ़ की में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।